डालते रहिए तो अपने आप थोड़ा सा भी उनके विरोध में डालिए तो अपने आप फेसबुक के रीच आपके कम हो जाते हैं। वो प्लान क्या करते हैं, उनके पास आईटी सेक्टर के प्लानर हैं और वो इकट्ठा एक साथ जो है रिपोर्ट मारते हैं और आपका रीच अपने आप कम हो जाता है। तो कम हो जाता है, ये प्लान करके काम करते हैं, इसकी वजह से हमारा ये भी नुकसान होने वाला है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया को जल्दी से जल्दी नेटवर्क खड़ा करके अपने बीच में जाया जा सकता है। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो बहुजन मुक्ति पार्टी सारे एजेंडे प्लानिंग अलग अलग है। जैसे जो आरएसएस कहता है करता है, वो बीजेपी नहीं बोलती न करती है, बोलती है। कभी बीजेपी ने बोला कि मैं हिंदू राष्ट्र घोषित करूंगा? कौन बोलता है? विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम लीडर्स करते हैं। वो जानते हैं कि इनको बकवास करने के लिए दूसरे संगठन है उनके। अब अगर हम लड़ते भिड़ते ही रहेंगे और समाज का मार्गदर्शन नहीं करेंगे, हम समाज में क्या करना चाहते हैं नहीं बताया, तो अगर हम सत्ता तक पहुंचेंगे ही नहीं तो बड़ी बड़ी विचारधारा की बात कर लीजिए, क्या होगा? होगा कुछ? आप सत्ता पे पहुंचने के बाद क्या करना है, करना क्या है, ये जहन में रखिए। बोलना नहीं कि हमें करना क्या है, बल्कि जब आप सत्ता में पहुंच जाएंगे तो जो वामसेप संगठन जो चाहता है उस काम को पूरा करने का काम बहुजन मुक्ति पार्टी करेगी, लेकिन बोलेगी नहीं। दोनों के आचरण व्यवहार दोनों के अलग अलग होंगे। आप शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटी का कोई भी लीडर कहीं पे है, किसी भी दल पे है, उससे आपको संपर्क बनाना है। हमारे पास आता है, नहीं आता है, फिर भी हमें अपना संवाद जारी रखना होगा। समाज में ये हो रहा है और वो बाखूबी प्लान करते हैं। जैसे उन्होंने नोटबंदी का प्लान किया हुआ था। जब नोटबंदी का प्लान लाया तो हमारे लोगों को समझ में नहीं आया कि नोटबंदी से क्या, किसको फायदा होगा। तो मीडिया मैनेजमेंट जब करती है तो मीडिया ने बताया कि जैसे ही नोटबंदी होगी, नए नोट लॉन्च करते ही भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा और जो काला धन है वो कहाँ आ जाएगा? सरकार के पास। और सरकार उस काले धन से देश का कल्याण कर देगा और देश की करेंसी का रेट बढ़ जाएगा। रिजल्ट क्या है आपके पास? हमारे लोग बीजेपी से संवाद करना चाहते हैं तो कैसे करना होगा? आपको काउंटर कैसे करना होगा? नोटबंदी के फायदे आप गिनाओ। तो नोटबंदी में उन्होंने ये कहा था कि 42,000 करोड़ से ज़्यादा ये फर्जी नोटें आ गई हैं मार्केट में। तो फर्जी नोट आई तो 42,000 करोड़ रुपया किस सरकार के अकाउंट में जमा हुआ? जब सारी की सारी नोट जमा हो गई और सारा का सारा नोट जिसका जमा हुआ उसको ट्रांसफर हो गया, तो इसका मतलब नकली नोट नहीं है। अगर नहीं है तो नौटंकी क्यों किया? अगर नकली नोट है तो उसके लिए आपके पास सारी मशीनरी है, उसको ब्रेक क्यों नहीं किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही कि हम 1,000 की नोट इसलिए बंद कर रहे हैं 500 की, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा। तो लोगों ने पूछा भ्रष्टाचार कैसे कम होगा? तो उन्होंने कहा एक अटैची में अगर 1,000 की नोट भरते हैं तो ज़्यादा अमाउंट उसमें रख जाता है। अब 100 की होगी तो उसके बदले में 10 अटैची जाएगी तो हम पकड़ लेंगे। पहली बार में ये समझाया लोगों को। अब दूसरी बार में फिर जब नोट जब्त करना शुरू किया, 500 की नोट आ गई, पुरानी नोटें जमा हुई
उसके बाद उन्होंने 2000 की नोट लॉन्च कर दी। आपको सवाल भी पूछना होगा, आप अगर कुछ लिखते हैं तो कैसे लिखा जाए कि हमारे ऊपर कंप्लेन केस नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आपको राजनीति में उतरना है, पूरी तैयारी से उतरना है, पूरी रणनीति के साथ उतरना है। दुश्मन परास्त हो, आप परास्त नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नोट 1000 की बंद कर देंगे और बदले में शुरू कितना कर दिया, 2000 की नोट। 2000 की नोट आई थी मार्केट में, अभी है। जब 2000 की नोट पे हंगामा हुआ कि 1000 की नोट पे अगर भ्रष्टाचार होता है तो 2000 की नोट पे 2 गुना ज़्यादा भ्रष्टाचार होगा, सिद्धांत है। तो सरकार ने क्या कहा, सरकार ने जवाब नहीं दिया बल्कि मीडिया में लगाया लोगों को। एक नाम जानते हैं, सुधीर चौधरी जी। तो उन्होंने मीडिया में एक बात कही कि 2000 की नोट में हमने नैनो चिप लगा के रखा हुआ है। आपने सुना होगा कि नैनो चिप लगाया हुआ है। तो लोगों ने पूछा नैनो चिप का क्या करोगे। कहा नैनो चिप इसलिए लगाया हुआ है, वो विद्रोह को दबाना जानते हैं। ध्यान रखिएगा, विद्रोह को हम न दबने दें। हमारे पास क्या फार्मूला है, आप बैठेंगे तो परास्त हो जाएंगे, आपसे बात में जीत नहीं सकते हैं, लेकिन आपके पास जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे राष्ट्र का गौरव बढ़े, कोई काम नहीं किया। जब 2000 की नोट में नैनो चिप की बात आ गई तो सुधीर चौधरी कहते हैं कि अगर 10 फीट नीचे, अगर 20 फीट नोट नीचे भी रहेगा तो वो नैनो चिप रहेगा तो मशीन 200 मीटर से दूर से गुजरेगी तो अपने आप मशीन की लाइट जलने लगेगी और आवाज़ आएगी टू टू टू, तो हम समझ जाएंगे भ्रष्टाचार की नोटें ही गड़ी हैं। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे। एक और है पत्रकारिता जगत में अंजना ओम कश्यप जी, वो महिला होके और भयंकर झूठ बोल रही थी। तो ये मीडिया क्यों काम कर रही थी, इसके पीछे भी आपको जानकारी हो। सरकार 2000 करोड़ रुपया मीडिया बैलेंस करने के लिए खर्च देती है, लेकिन वो 4200 करोड़ दे दिए। 4000 करोड़ से ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी दिए कि हमारी प्रशंसा करो, जो हम कहेंगे वही आपको बोलना है। तो मीडिया किसका काम शुरू कर दिया, उनका काम शुरू कर दिया। तो अब पूछा जाए कि नैनो चिप है क्या कहीं, और नैनो चिप थी तो अब तक भ्रष्टाचार के नोट मिले क्यों नहीं। तो बाद में सरकार ने कहा कि नैनो चिप एक अफवाह थी। तो भारतीय संविधान के अनुसार अफवाह फैलाने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो झूठ प्रोपेगेंडा करता है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करता है, उसके खिलाफ आपराधिक मामले वो करना चाहिए उनको, लेकिन वो नहीं करने वाले हैं। उसका कारण है वो करेंगे नहीं, उनका काम बन रहा है। और विरोध करने वाले हमारे लोग सही से विरोध नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कुछ भी कोई कार्रवाइयाँ नहीं होती है। तो इसके पीछे एक कारण था उनका। इसके पीछे कारण ये था कि नोटबंदी करने से जो हमारे छोटे छोटे व्यवसायी थे उनके उद्योग धंधे को ब्रेक करना था। हमारे लोग लाइन लगा के पैसा निकालते थे, लाइन लगा के, और कितना मिलता था, बैंक वाले कहते थे 2000 से ज़्यादा नहीं देंगे। अब जिसको पेमेंट बांटना है, मजदूर उसके यहाँ काम कर रहा है, तो 2000 रुपया अगर दे रहे हैं आप, तो मजदूर की मजदूरी दे पाएगा। तो छोटे छोटे व्यवसाय अपने आप बंद हो गए। उन्होंने ये प्लान कर दिया था, वो प्लान किया, और नोटबंदी से सबसे ज़्यादा कौन बर्बाद हुए, जो वास्तव में गरीब और मजलूम थे वो हुए। इनके मिनिस्टरों के जेट प्लेन उतर रहे थे शादियों में, हजारों करोड़, 4200 करोड़ रुपया खर्च किए
अगर मानक 2000 रखा है आपने, तो 42,000 करोड़ कैसे निकले? तो ये आपको ये बात समझनी होगी कि वो किस तरीके से नौटंकी करते हैं, हमें ये बात को समझ लेना होगा। अब जैसे कोरोना काल का मामला था, कोरोना काल का मामला था, तो कोरोना एक बीमारी है। अगर कोरोना बीमारी है तो इलाज कहाँ होगा? हॉस्पिटल में। सरकार ने सबसे पहला काम किया, हॉस्पिटल ही बंद कर दिया था। जिले में एक कोरोना काल में एक कोविड-19 का स्पेशल जो है हॉस्पिटल खोल के बाकी सारे हॉस्पिटल पे ताले लटक गए। इलाज उसका कहाँ होना है? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में क्या है? ताला बंद है। सरकार ने क्या कहा? गैर जिम्मेदाराना काम किया, जो उसको करना चाहिए वो नहीं किया, बल्कि कहा कि शराब की हौली पहले खोल दिया और कहा शराब पीने से कोरोना के वायरस मर जाएंगे, प्रभावित कम करेंगे। तो फिर सरकार को वैक्सीन पे हजारों करोड़ खर्च करने की क्या जरूरत थी? सभी के घर शराब ही बंटवा देती। तो क्या यह तर्क संगत था? यह तर्क संगत नहीं था। अब फिर पूछा सरकार से लोगों ने, तो सरकार ने कहा इससे टैक्स आएगा। जो टैक्स आएगा उस टैक्स से हम क्या करेंगे? सरकार के पास टैक्स आएगा, उस टैक्स से हम लोगों का कल्याण करेंगे। तो पूरे देश को शराबी बना के उनका उद्धार कराया जा सकता है? ये तर्क संगत है? नहीं तर्क संगत है। तो साथियों, इसलिए बड़ा माहौल क्रिएट कर दिया गया। हम मानते हैं कि कोरोना था, अगर मान लेते हैं कोरोना था, हम सरकार की WHO की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, हम मानते हैं कोरोना था। तो कोरोना इलाज से जाएगा कि शराब से जाएगा? इलाज से जाएगा। इलाज से जाएगा। हॉस्पिटल ज़्यादा खोलनी चाहिए, आपने हॉस्पिटल बंद कर दिया अलग से। तो वास्तव में जिसके पास बीमारी थी, ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, डायबिटिक, ट्यूबरकुलोसिस, ऐसे पेशेंट मर गए। वो मेडिसिन के अभाव में मरे, और जो मेडिसिन के अभाव में मरे, सरकार ने उसे कहा कि ये कोरोना में मर गए। और पहली बार में घोषित किया कि कोरोना से मरने वाले लोगों के लिए इतना हम पैसा देंगे, प्रत्येक परिवार को 5 लाख, फिर उसके बाद 2 लाख। जब देखा कि बहुतायत संख्या में मरने लगे, तो सरकार ने कहा मरो या ना मरो, हम पैसा नहीं देंगे। ये सरकार की ड्यूटीज नहीं है। अब संविधान क्या कहता है? संविधान के अकॉर्डिंग आप बात समझिए। जब भी आप अधिकार मांगने जाते हैं, तो अधिकार मांगते हुए, अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए आपको संविधान का हवाला देना पड़ता है। राइट टू एजुकेशन है आपका। आपको पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे जो भी सरकारें बने। लेकिन रोकने का बाईपास रास्ता निकाला जा सकता है, ध्यान रखिएगा। रोका नहीं जा सकता, लेकिन बाईपास रास्ता निकाल सकते हैं। तो वो बाईपास रास्ता निकालते हैं, रोकते नहीं हैं। जैसे कांग्रेस की हमारे लोग वकालत बहुत करते हैं, तो कांग्रेस ने ही एक कानून बनाया था। वो कानून बनाया कि हमारे लोग, ये पूरा देश में ऐसे गरीब और मजलूम हो गए हैं जिनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, बच्चे कुपोषण के शिकार हो गए हैं, इसलिए उनको 5 किलो अनाज दिया जाना चाहिए। स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 5 किलो अनाज देने की घोषणा किसने किया था? कांग्रेस सरकार ने। अब सवाल ये पैदा होता है कि 5 किलो अनाज दे दिया जाने से क्या बच्चा हेल्दी हो जाएगा? उसके माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी?
अस्थाई रोजगार अगर देते तो रोजगार अगर परमानेंट मिल जाए तो व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ा लेगा कि नहीं पढ़ा पाएगा? फिर उसे 5 किलो चावल देने की जरूरत है? नहीं। जब सरकार निकम्मी हो जाती है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट का कानून है, आपको रोजगार का अधिकार है, सरकार जो भी बने उसे रोजगार देना चाहिए। लेकिन ये ना देना पड़े इसलिए उन्होंने अलग अलग सिस्टम से बात करते हैं। तो 5 किलो अनाज दिया, उसके बाद 2004 में फिर एक कानून बनाया कांग्रेस ने कि ये 5 किलो अनाज ये 3 किलो देती थी, 3 किलो देती थी, बच्चों को 3 किलो देती थी। तो 3 किलो को उन्होंने कहा कि अब 1 महीने में बना के खिलाएंगे इसको, और खिलाते समय ये होना चाहिए 100 ग्राम से ज़्यादा खाना नहीं होना चाहिए बच्चों का। तो 1 दिन का 100 ग्राम, 30 दिन का 3000 ग्राम हो जाता है। 3000 ग्राम अनाज दिया और बदले में कहा कि अब मास्टर का एक काम रह गया है। मास्टरों का काम दिया क्या? बाल गणना करो, पशु गणना करो, नसबंदी गणना करो, पोलियो ड्रॉप पिलाओ, वोटर लिस्ट संशोधन करो, वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाओ, नाम काटो और वोटिंग कराओ, वोटिंग का काउंटिंग कराओ, काउंटिंग करने के बाद बक्से को लेके जाओ। तो तमाम जिम्मेदारियां सरकार ने किसको दे दिया? ये इसको दे दिया। ये जिम्मेदारियां पहले किसके पास होती थी? लेखपाल के पास होती थी, सेक्रेटरी के पास होती थी। अब लेखपाल सेक्रेटरी दोनों क्या हो गए? फ्री हो गए। काम किसके पास चला गया? टीचरों के पास चला गया। अब जब टीचरों के पास चला गया तो टीचर का काम अपने आप खत्म हो गया। अब वो क्या कर रहा है? और लिखना है उसे। डेली एमडीएम का फ़ोन आएगा 3 बार दिन भर में, 4 बार, 5 बार, 6 बार। कितना खाना बना? अब उसमें रजिस्टर में ये भी मेंटेन करना पड़ेगा कितना धनिया, मर्चा, लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक डाला गया। ये भी कौन लिखेगा? मास्टर साहब लिखेंगे। अब बच्चा क्या करेगा? बच्चा थाली लेके आएगा और जैसे ही धुआं दिखाई देगा वैसे ही बच्चा बार बार देखना शुरू करेगा किचन में कि बन क्या रहा है। तो मेनू चेक करेगा और बन क्या रहा है जैसे ही देखेगा, पढ़ाई से ध्यान खत्म हो गया। मास्टर साहब भी पढ़ने की बजाय लिख रहे हैं संख्या, और बच्चे क्या हो गए? अनपढ़, जाहिल और गंवार हो गए। सरकार बंद नहीं कर सकती, लेकिन मैंने आपको बताया बाईपास रास्ता निकाल के आपको बर्बाद कर सकती है। और वो बर्बाद करने का प्लान बनाया कांग्रेस ने। जो किया वही आगे चल के बीजेपी ने कर दिया। और राज्य सरकारें अगर चाहती, राज्य सरकार अगर चाहे किसी स्टेट की, तो केंद्र सरकार के जो फार्मूले हैं उसको चेक एंड बैलेंस बनाने के लिए वो अपना एक प्रस्ताव भेज सकती है। वो राष्ट्रपति को भेज सकती है कि ये कानून, ये मानवता के विरोध में कानून है, ये हमारे देश के नागरिकों के विरोध में कानून है। वो राष्ट्रपति को लिख सकते हैं, वो प्रधानमंत्री को लिख सकते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिख सकते हैं, ये गवर्नर को लिख सकते हैं। ये सभी को लिखने का राइट्स है। मानवाधिकार आयोग को लिख सकते हैं और यूएनओ को भी लिख सकते हैं। लेकिन राज्य की जो सरकारें चलाए हमारे लोग भी चलाए। हमारे लोगों ने भी इस पे पहल किया। पहल इसीलिए नहीं करते हैं कि जब उनके पास आ गया पैसा तो ये सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा करते हैं तो सीबीआई हमें जेल में डाल देगी। तो वो अपने बचाव के लिए समाज का काम नहीं करना चाहते। तो समाज की ये जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि हम अपने बचाव के लिए काम करें। नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। एक और प्लान आपको बताता हूं। गैस की योजना उन्होंने बनाई थी। तो महिलाएं अभी भी जानती होंगी उज्ज्वला योजना। सबसे ज़्यादा महिलाओं ने ही वोट दिया था उज्ज्वला योजना के प्रभाव में। और नरेंद्र मोदी जी ऐसे नाटकीय व्यक्ति हैं, बहुत नौटंकीबाज आदमी है। आया टीवी पे,
स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, उनका पीछे बैकग्राउंड है, कुछ लोग स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, यही बोलना है। तो नरेंद्र मोदी जी एक्टर बढ़िया है, स्क्रिप्ट नहीं बनाना आता है, ध्यान रखिएगा, प्लानिंग नहीं बना पाते हो, लेकिन जो प्लान कहा जाए उतना बोलते जरूर है। तो आए, तो एक तो 8 बजे रात में आने की आदत है उनकी, तो 8 बजे रात को नरेंद्र मोदी जी आ गए। आए तो उन्होंने कहा, देश की महिलाओं का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। जब महिलाएं खाना बनाती हैं आंखों में धुआं लगता है, और उस धुएं से, ऐसे नाक के बल बोलते हैं ना, ऐसे धुएं से जब आंखों पे लगता है तो सबसे ज्यादा मुझे दर्द होता है, और मुझे बहुत दर्द होता है, इसलिए मैं महिलाओं का दुख दिखा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं उज्ज्वला गैस योजना ला रहा हूं। इससे क्या होगा, हर घर में गैस चला जाएगा और खाना बनेगा, धुआं लगना अपने आप बंद हो जाएगा। तो महिलाओं ने सोचा ये काम तो बढ़िया है, अब धुआं आंख में नहीं लगेगी, अब धुआं आंख में नहीं लगेगी, ये सोच के वोट दे दिया। इसके पीछे भी बड़ा घोटाला था, आपको जानकारी नहीं होगी कि गैस सिलेंडर में भी घोटाला था, उज्ज्वला योजना भी घोटाला था। ये सरकार बीजेपी की घोटाला की योजना पहले बनाती है और नियम कानून बाद में बनाती है, पहले घोटाले की रणनीति बनाती है। इसमें घोटाला क्या करना है? तो गैस में घोटाला क्या था, आप बड़े बड़े शहरों में गैस की पाइपलाइन चल रही है, आप देखे होंगे फारूक भाई, पूरे देश में है। जो कॉलोनी बसाई गई है उसमें गैस की पाइपलाइन आ गई। अब वो गैस कैसे खाना बनता है उनके घर में, तो पाइपलाइन से सप्लाई होता है, जितना आप जलाओगे उतना बिल आएगा, मीटर आएगा। तो सारे बड़े लोगों के पास बाटला खाली पड़ गया, अब वहाँ बाटले की आवश्यकता नहीं रही। तो मोदी जी ने सोचा, एक तो होता है कबाड़ी, तो नरेंद्र मोदी जी महाकबाड़ी हैं। तो गैस सिलेंडर को उन्होंने देखा कि खाली है ये, तो कबाड़ वाले आए होंगे, चूँकि जानते ही हैं ये झूठे प्रचार करते हैं कि सही करते हैं कि चाय बेचते थे। तो चाय बेचते थे तो अभी तक लोगों को ये पता है, लोगों ने आरटीआई से मांगा कि जब नरेंद्र मोदी जी जब कह रहे हैं कि चाय बेचते थे उस स्टेशन पे, तो आरटीआई से सूचना मिली कि वो स्टेशन ही नहीं था उस समय। इतना झूठ बोलते हैं, जब स्टेशन ही नहीं था तो उस स्टेशन पे चाय कैसे बेचा इन्होंने, इतने झूठ बोलने के मास्टरमाइंड है। तो हमारा आदमी न झूठ बोलना जानता है न सही बोलना जानता है, इसलिए आपको रणनीति समझना पड़ेगा। तो गैस की जो सिलेंडर थे उनको कबाड़ी लोगों ने बताया होगा कि साहब अगर बेचते हैं तो ये कीमत कितनी होगी, 19 किलो शायद रहता है, मैं 20 किलो मानता हूँ। बड़ा वाला 19 किलो 500 होता है और छोटा वाला 14 किलो 500 होता है, यानी 15 किलो। तो कहा होगा नरेंद्र मोदी जी से कि 15 किलो है, कबाड़ 30 रुपये में था उस समय, 30 रुपये में भी अगर बेच देते हो कबाड़ के भाव तो कितना आएगा, तो 45 यानी 450, 450 का गैस सिलेंडर आएगा। जब 450 रुपये का गैस सिलेंडर बिकेगा तो कहा आप चिंता मत करिए, भारत पेट्रोलियम से कहा होगा, कमीशन लिया होगा, वे तो मैं प्रूफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आंकड़ा ऐसे ही आता है, चूंकि वकालत उन्होंने किया। एज ए प्रधानमंत्री किसका प्रचार करने लगे, भारतीय पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इनके गैस सिलेंडर है ना, वो उनके ब्रांड एम्बेसडर बन गए वो प्रचारक। और उन्होंने प्रचार किया, और प्रचार करने के बाद कहा कि अब मैं आपको उज्ज्वला योजना के तहत मैं फ्री में गैस सिलेंडर दूंगा। तो फ्री कैसे था ये आपको जान लेंगे तो बहुत आपको आश्चर्य होगा कि इतना बड़ा घोटाला होता है, हमारे लोग नहीं जान पाते।
तो घोटाला ऐसा हुआ कि वो सिलेंडर उन्होंने कहा ये हम फ्री में दे रहे हैं, और अपने लोगों को लगा दिया, कहीं 100 रुपया, कहीं 200, कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 1500, कहीं 2000 लिया। डबल से ज़्यादा हो गया, तो डबल से ज़्यादा पैसा ले लिया। और परिणाम क्या आया पूरे देश में? पूरे देश में फिर से महिलाएं लकड़ी पे खाना बनाना शुरू कर दिए। अब नरेंद्र मोदी को रोते हुए आपने देखा नहीं ना? अब नरेंद्र मोदी जी कभी रो रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी अब नहीं रो रहे हैं कि अब आंखों से आंसू आ रहा है मां बहनों के। तो हमारा आदमी उसका कारण है। देखिए, एक तो ये किसी सभा में जाना नहीं चाहता, किसी सभा में जाना नहीं पसंद करता, और जब जाएगा नहीं तो जानकारी नहीं आएगी। टेलीविज़न खोला नहीं कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब पेपर उठाया नहीं, नमामि गंगे योजना। अब नमामि गंगे योजना में क्या किया उन्होंने? 38,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया सरकार ने। 38,000 करोड़ का घोटाला बीजेपी सरकार ने किया। नमामि नर्मदे पे किया हजारों करोड़ का घोटाला। ये करते कैसे हैं? ये प्लान कैसे बनाते हैं? अब उन्होंने कहा नमामि गंगे योजना में कहा हम नदियों की सफाई करेंगे। तो सवाल ये है, नदी हर साल क्या बाढ़ होती है? बाढ़ के बाद पानी फ्लो के साथ जाता है। जब फ्लो के साथ जाता है तो अपने आप नदी साफ हो जाती है, और फिर गंदा होता है, फिर साफ होता है। नरेंद्र मोदी की ईमानदारी तब होती जब कल कारखाने जो लगे हुए हैं नदियों के किनारे, उसके गंदे नाले जो आ रहे हैं उसको बंद करा देते। एक तरफ साफ करने की नौटंकी कर रहे, दूसरे तरफ कचरा बहवा रहे हैं अपने रिश्तेदारों से, तो साफ होगी? तो नदी को साफ करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन 38,000 करोड़ कैसे ढकारा जाए इसके लिए प्लान बनाया उन्होंने। अब आपको इसमें समझ में आ गया होगा। अब आप मान लीजिए कंप्लेन किया कि नरेंद्र मोदी जी ने घोटाला कर दिया, तो नरेंद्र मोदी जी कहेंगे कि हम 2015 में सफाई किए गंगा की, 16 में किए, 17 में किए, 18 में किए, 19 में किए, 21 में किए, 22 में किए। 22 तक हमने सफाई किया। अब 2022 में जब नदी आ गई तो मटमैला पानी आ गया, तो मैं क्या करूं? अब इससे गंदगी हो गई तो मैं क्या करूं? मैंने साफ किया था, लेकिन अब साफ नहीं है तो मैं क्या करूं? तो हो गया घोटाला। घोटाले को भी पकड़ना आसान नहीं है। नरेंद्र मोदी जी वगैरह ये प्लानिंग है, ये पूरे के पूरे घोटालेबाजों की ही सरकार है, तो इसलिए पकड़ना आसान नहीं है। जो इस पे अध्ययन करेगा वही पकड़ पाएगा, नहीं तो नहीं पकड़ पाता है। एक और उन्होंने प्लान बनाया, और आपको एक चीज जान लीजिएगा, भारत सरकार जो भी कानून बनाएगी संविधान सम्मत बनाना पड़ता है, तो हर आपके लिए बनाता है। हर कानून और नियम बजट गरीबों के नाम पे होता है, लेकिन गरीबों को मिलता नहीं, इसलिए गरीब के नाम पे बजट, और अमीर कौन होते जा रहे हैं? अमीर। गरीब आज भी भुखमरी के शिकार हो गए। इसका यही कारण है। तो ये कारणों की वजह से, इस कारणों को समझना होगा कि गरीब क्यों गरीब होता जा रहा है। उसका कारण ये है कि सरकार योजना जरूर गरीबों के नाम पे बनाती है, गरीबों को फायदा मिलता नहीं है। इसलिए है सरकार ये नहीं कह सकती कि मैं अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए कोई कानून बनाऊंगा। सरकार को ये बनाना पड़ता है कि मैं गरीबों के लिए ये कानून बना रहा हूं। नाम गरीबों का लेते हैं, लेकिन खा यही जाते हैं। अब एक बात अभी देखा है आपने कि हर घर तिरंगा की योजना उन्होंने बनाया। इसमें भी हजारों करोड़ का घोटाला हो गया। राष्ट्र के ध्वज पे घोटाला करने वाली पहली सरकार है, मैं अभी बोल रहा हूं।
इसको उतना कट करके डाल देना है आपको। मैं ये दावे के साथ कर रहा हूं कि उन्होंने राष्ट्रध्वज के साथ घोटाला किया नरेंद्र मोदी सरकार ने। उसका कारण मैं बता रहा हूं। उन्होंने जितने भी राशन कार्ड लेते हैं तो सरकार मानती है कि ये अपने से खाना खाने लायक नहीं है, इसलिए इन्हें राशन देते हैं, लेकिन उनसे भी 25 रुपए में झंडे खरीदने के लिए कहा। जो झंडा नहीं लेगा उसको राशन नहीं मिलेगा। तो ये 25 रुपए के हिसाब से लिया। अगर 8 रुपए से 10 रुपया भी मानक मानते हैं एक झंडे की, तो साथियों 1.5 गुना ज्यादा कमीशन कहां चला गया? इन लोगों के पास। और सरकार से ये, और उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से 32 रुपया, किसी से 35 रुपया उन्होंने, सरकार ने उनसे पैसा लिया, उनको भी झंडा दिया। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि हमें राष्ट्रध्वज से प्रेम नहीं होना चाहिए, पहले भी था प्रेम। हर 15 अगस्त को जो भी राष्ट्र प्रेमी थे वो अपने घरों पे झंडा टांगते थे। 15 अगस्त 1947 के आज़ादी के हर्ष और खुशी, हर्षोल्लास से मनाते थे। आज आपने कौन सा नया कर दिया? तो उसका कारण है आपने दांव पेच बदल दिया। जो आरएसएस कभी भी भारतीय झंडा को स्वीकार नहीं किया बीजेपी के लोगों ने, आज अटेंडम कैसे स्वीकार करने के लिए उन्होंने तैयार हो गए? उसका कारण है कि अब इन्हें कोई राष्ट्रभक्त मानने के लिए तैयार नहीं है। जब इन्हें राष्ट्रभक्त मानने के लिए तैयार नहीं है तो इनको ज्यादा नौटंकी करनी पड़ रही है कि हम ही राष्ट्र के सच्चे सिपाही हैं, हम ही राष्ट्रभक्त हैं। ये नौटंकी करनी पड़ रही है। अब आपको ये बताना होगा, अगर रेलवे में लिखा रहता है, रेलवे की जाइए तो लिखा रहता है रेल ये राष्ट्र की संपत्ति है, इसको नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है। तो रेलवे को बेचना क्या है? क्या दंडनीय अपराध नहीं है? महादंडनीय अपराध है। अगर उसे क्षति पहुंचाना ही दंडनीय अपराध है तो उसको बेच देना महादंडनीय अपराध है। तो साथियों, तमाम राष्ट्र की संपत्ति बेच दे रहे हैं और बेचने के बाद भी कह रहे हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन देश को देखोगे तो देश के अंदर देश भी नहीं रहने दूंगा। ये है उनकी पॉलिसी, ये उनकी पॉलिसी है। और जब राष्ट्र की संपत्ति बेची जाती है तो हमारा आदमी सोचता नहीं है कि हमें क्यों रोकना चाहिए। राष्ट्र की संपत्ति पे राष्ट्र के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है, उसका हिस्सा होता है, वो राष्ट्र की संपत्ति में हिस्सेदार है। इसलिए उसका नैतिक कर्तव्य है राष्ट्र की संपत्ति बेचने वाले लोगों के ऊपर लगाम लगाने के लिए काम करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। तो साथियों, इसलिए ये मैं आपको सारी बातें क्यों बता रहा हूं। एक भी भारत में विपक्ष नाम की चीज नहीं है। भारत में विपक्ष अगर होती तो रेलवे को बेचने के समय पूरे देश में आंदोलन हो जाता, सदन बंद हो जाते, सिंचाई विभाग के उपक्रम को बेचते तो बंद हो जाना चाहिए था, स्वास्थ्य विभाग को बेचते तो बंद होना चाहिए था, सदन बंद होना चाहिए था, लेकिन सदन बंद नहीं हुआ साथियों, इसलिए कि भारत में वास्तव में विपक्ष खत्म हो गया है। अब बहुजन मुक्ति पार्टी को हम लोग विपक्ष की भूमिका में ले जाना चाहते हैं। ये बहुजन मुक्ति पार्टी को हम लोग विपक्ष की भूमिका में ले जाना चाहते हैं। भले ही आप सरकार ना बनाए हों, भले ही ये आपका एक भी विधायक और सांसद ना हो, आप हर गलत काम का विरोध अगर आप करते हो
धरना प्रदर्शन करते हो संवैधानिक तरीके से, असंवैधानिक बात आपको नहीं बोलनी है, सारा काम संवैधानिक तरीके से करते हैं, तो बहुजन मुक्ति पार्टी आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई होती है तो लड़ाई लड़ने के लिए साथियों तैयार है। लेकिन आपको कंसल्ट करना पड़ेगा कि हम क्या करना चाहते हैं। जैसे अभी राजस्थान का मामला आया, इंद्र कुमार नाम के छात्र को जो निर्मम तरीके से वहां के अध्यापक छैल सिंह ने हत्या कर दिया, उसका दोष क्या था? कुछ नहीं दोष था। अगर धर्म के नाम पे एक भी कोई भी घटना हो जाए तो आप आतंकवादी कह देते हो, और जाति के आधार पे जाति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अगर आपने पिटाई किया और उसकी हत्या किया, तो जाति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अगर आपने कार्रवाई किया और उसकी पिटाई किया, उसकी हत्या किया बच्चे की, तो आपके खिलाफ भी आतंकवादी का कानून के तहत कार्रवाई होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग 27 तारीख को बहुजन मुक्ति पार्टी के बैनर तले एजेंडा बनाया हुआ है, सभी जगह जहां हमारी शक्ति है वहां ज्ञापन देंगे। और ये आज़ाद देश है, ये भारतीय संविधान से देश चलता है, उसमें हम लोगों ने अगले कॉलम में लिखा हुआ है कि जो भी हिंदूवादी संगठन है, जो अपने को राष्ट्रवादी हिंदूवादी कह रहे हैं, अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की औपचारिक घोषणा करते रह रहे हैं बार बार, तो ये संविधान की अवमानना है। मनुस्मृति लागू करने की बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान की अवमानना कर रहे हैं, ऐसे लोगों के विरोध में आतंकवादी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो भी तंजीम और संगठन हो। इसके लिए अगर हम लड़ाई लड़ते हैं तो आज अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, साल में 2 साल में 3 साल में आपकी ताकत बड़ी हो जाएगी। और जब बड़ी ताकत हो जाएगी तो पूरे भारत में किसी की औकात नहीं है कि अलग से राष्ट्र की मांग कर ले, अलग से धर्म की मांग कर ले। ये संविधान इसको अनुमति नहीं देता है और साथियों ये करना पड़ेगा। और जब आप करते हैं तो सबसे पहले आप अगर लड़ाई लड़ते हैं तो हमें भी लोकतांत्रिक होना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या होगा? हमें लोकतांत्रिक होना पड़ेगा, हमें लोकतंत्र को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा। जब हम लोकतंत्र मानेंगे तब दूसरे को लोकतंत्र की परिभाषा समझाने में कामयाब होंगे। अन्यथा भाषण में कुछ, व्यवहार में कुछ। तो ये बहुजन मुक्ति पार्टी में इसीलिए क्या है, एक ही जाति के लोगों को पूरा हम संगठन में कोई पदाधिकारी नहीं बनाएंगे। संगठन के जो भी पदाधिकारी बनाएंगे, संगठन में एक जाति का एक होगा, दूसरे जाति का दूसरा होगा, तीसरे जाति का होगा, यानी कई जातियों का हमें समूह वहाँ तैयार दिखना चाहिए। जब कोई जाए आपके बीच में बैठे, आपके नेताओं से मिले, तो उसको ये लगे कि नहीं हम किसी लोकतांत्रिक पार्टी में दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, हम गए पार्टी की मीटिंगों में, देखा मंच पे एक ही जाति का व्यक्ति, बोलने वालों की सूची देखा एक ही जाति के लोगों की, तो वो लोकतंत्र की बात करेंगे तो क्या वो लोकतंत्र को बहाल कर सकते हैं? नहीं साथियों। इसलिए हमें भी अमल में लाना होगा। हमें भी कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो संविधान के विरुद्ध हो। संविधान सम्मत काम करेंगे, संविधान के विरुद्ध जो काम करेगा उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। और अगर जीत के जाते हैं तो साथियों हम सदन में अपनी बात को बुलंद करेंगे और उनको कानून बनाने से ऐसा रोकेंगे। और सत्ता में जाएंगे तो हम कानून क्या बना सकते हैं। मैं 2-3-4 पॉइंट आपको बता रहा हूं हम लोग क्या कर सकते हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी की अगर सरकार बनाते हैं तो सबसे पहला काम होगा, प्रत्येक परिवार में साथियों वेल एजुकेटेड होना चाहिए। उसके लिए हमें न्याय पंचायत स्तर पे एक बड़े अच्छे स्कूल के, नवोदय के
तरीके हमें स्कूल बनाना पड़ेगा। और जब अगर हम लोग अगर सरकार बनाते हैं तो भविष्य में ये करेंगे। और सरकार कैसे बनेगी? अभी आप सोचोगे कि ये तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, सरकार कैसे बनेगी? सरकार बनाना बहुत कठिन काम नहीं है, तरीका अगर आपके पास है तो। वो तरीका हमारे पास नहीं है, और बहुजन मुक्ति पार्टी वो तरीका आपको बता रही है कैसे करेंगे। तो साथियों, आपके यहाँ टोटल कितने जिले हैं? 52। इस फार्मूले पे काम मैं चाहता तो बहुत सारी बातें, इसलिए मैं आपको ये भूमिका समझा रहा हूँ कि हमें आपसे काम कराना है और आपको इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, इस देश में अमन चैन लाने के लिए आपको काम करना है। इसलिए आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। नहीं तो सिर्फ अधिवेशन का मामला होता तो मैं अपना एक बात बताता, उसमें से कुछ बात आपको समझ में आती, कुछ समझ में नहीं आती। तो ये आप कर सकते हैं कि नहीं किया जा सकता है? देखिए, नर्वस हुआ आदमी कोई भी जंग जीत नहीं सकता। आपका मोरल अप है तो आप जीत सकते हैं। अरुणिमा ने एक पैर पे कहाँ चढ़ के दिखा दिया आपको? देखिए, हिमालय की चोटी पे चढ़ के उन्होंने दिखा दिया और परचम फैला दिया एक पैर से। महिला थी, महिला को लोग कमज़ोर मानते, महिला कमज़ोर नहीं है, बशर्ते उसके पास वो पोटेंशियल जानकारी होनी चाहिए, वो जानकारी से ओतप्रोत हो, उसके अंदर साहस पैदा करने वाली कमेटी हो तो बड़ा से बड़ा काम कर सकती है। महिला थी जिसे उन्होंने कभी अधिकार नहीं दिया, वो महिला थी और एक पैर से वो चढ़ के दिखा दिया इतने बड़े शिखर को, तो ध्वज वहाँ फहरा के आ गई महिला। तो ऐसा नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है बशर्ते आप दृढ़ संकल्पित हो तो ये काम आसानी से किया जा सकता है साथियों। इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं? तो बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनेगी तो क्या किया जा सकता है ये आपको जानना होगा। बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन सिस्टम होगा। कोई किसी के ऊपर उपकार नहीं करेंगे, हम भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग सिर्फ काम करेंगे। न्याय पंचायत लेवल पे बेस्ट क्वालिटी का हम अगर नवोदय के स्टाइल पे अगर हम विद्यालय अगर घोषित करते हैं तो सबसे ज़्यादा पेट में किसके दर्द होगा? जो बड़ी बड़ी स्कूलें खोल रखे हैं, जो आपके पैसों का घोटाला करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा कष्ट होगा। लेकिन साथियों, बहुतायत पूरे समाज को, राष्ट्र को फायदा होगा। इसलिए हम लोग कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएंगे कि चंद लोगों को फायदा पहुंचे और बहुतायत समाज हमारा परेशान रहे, बल्कि ऐसा नियम कानून बनाना चाहते हैं कि हमारे बहुजन समाज के आदमी, यानी सभी देश के गरीब मजलूम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचे और हम लोग महानता की ओर बढ़े। और हमें उनकी चिंता नहीं करनी है जो वास्तव में भ्रष्टाचार से मोटे हो गए। प्राइवेट स्कूल को क्यों ज़्यादा है? प्राइवेट स्कूल देखिए क्या करते हैं, हर साल किताब को चेंज कर देते हैं। हर साल किताब को अगर चेंज कर दिया उन्होंने, अब पूरे देश में अगर 1 करोड़ बच्चे अगर पढ़ते हैं, 1 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं और 1000 की भी अगर किताब खरीदा तो 1000 करोड़ हो गया। 2000 की किताब खरीदा 2000 करोड़ हो गया। और सरकार क्या कहती है कि हम अभी पेपर लेस काम करना चाहते हैं, पेपर से बड़ी ज़्यादा जो है कटान हो रहे हैं, जंगल कट रहे हैं। तो साथियों, एक किताबों पर रोक क्यों नहीं लगा रहे हो? एक ही किताब 10 साल 5 साल चलने चाहिए। तो जब अब हम लोगों की सरकार बनेगी तो फ्री में कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा, और वो भी कैसा एजुकेशन? तो वेल मेंटेन करके गुणवत्तापूर्ण आपको शिक्षा दी जाएगी, जिससे आपका बच्चा जहाँ भी जाना चाहता है, उसके ऊपर है वो कहाँ तक जाना चाहता है, सफ़र तय करना चाहता है, वो कर सकता है। और प्रत्येक परिवार में 1 नौकरी कंपलसरी देना है। अगर 1 नौकरी सरकार नहीं दे पाती तो सम्मान पूर्वक जीवन जीने का उसका राइट्स है उस राष्ट्र में। तो जो भी सरकार हम अगर चलाते हैं
तो साथियों 14,000 रुपये प्रत्येक परिवार के मुखिया को दिया जाएगा। वो भरण पोषण अपना करे, अपने बच्चों को मेंटेन करे और अच्छे तरीके से 2 वक्त की रोटी खा सके। इसलिए हमको ये काम हम लोग करेंगे, स्टाम्प पेपर पे लिख के देंगे, ये काम करेंगे। कांग्रेस कहेगी हम भी स्टाम्प पेपर पे लिख के देंगे, तो पूछो अभी तक क्यों नहीं दिया। बीजेपी लिख के कहेगी हम भी देंगे, तो पूछो अब तक क्यों नहीं दिया। अब तक आप लोगों ने नहीं दिया। ये पार्टी अगर देना चाहती है तो एक बार मिलके इसकी सरकार बनाते हैं। तो ये काम हम लोग करेंगे। और आप चले जाइए किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, उस लेवल की मशीनें नहीं है जांच की जो सरकारी मशीनें हैं, सरकार के पास है। लेकिन आप जाते हो वहाँ जांच की बजाय डॉक्टर बाहर लिख देगा। मेडिसिन यहाँ आती है लेकिन लिखता कहाँ है, बाहर लिख देता है। तो आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, इस देश के अमन चैन के लिए हम लोगों ने प्लान बनाया है कि बहुजन मुक्ति पार्टी इस ट्रैक पे काम करेगी। ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करने की ज़रूरत है आपको, ज़्यादा बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सिर्फ जोड़ने की मुहिम में जुड़ जाना है। अगर आप जुड़ते हैं तो साथियों निश्चित तौर पे अगर आप सरकार नहीं बना पाते तो विपक्ष में पहुंच जाएंगे। अगर विपक्ष में भी पहुंच गए तो जो भी सदन में आपके विरोध में कानून बनेगा, हमारे नेता वहां बनने नहीं देंगे, आवाज़ उठाएंगे। अगर इतना भी नहीं कर पाए तो 10-20 विधायक अगर जिता के भेज देते हैं, अभी प्लान बनाइए कि हमें जीतना ही है, अगर उतना जिता के भेज देते हैं तो आपकी बात को वहाँ बुलंद करेगा और आप रोड पे आप लड़ाई लड़ोगे और सदन के अंदर वो लड़ाई लड़ेगा, जिससे मजबूती से हम लोग ये काम कर सकते हैं। इसलिए ये काम हम लोग करने के लिए प्लान बनाए हुए हैं साथियों। इसलिए आप लोगों को ये काम किया जाना चाहिए। अगर 18% मुस्लिम है तो 18% से 17% उसे नहीं दिया जाएगा और 19% भी नहीं दिया जाएगा। अगर 18 है तो 18 दिया जाएगा। अगर शेड्यूल कास्ट अगर 15% है तो शेड्यूल कास्ट को 15% ही दिया जाएगा। शेड्यूल ट्राइब को अगर ये 7.5% है तो उसको उतना ही दिया जाएगा जितना उसकी टोटल पॉपुलेशन है। और साथियों इस तरीके से अगर बैकवर्ड क्लास 52% है तो 52% ही उसे हिस्सेदारी दी जाएगी। संख्या के अनुपात में अगर सभी क्षेत्र में अधिकार दे दिया जाए तो कोई लड़ाई है, सारी लड़ाइयाँ समाप्त हो जाएगी। तो ये हम लोग इस देश में इस तरीके से अमन चैन कायम करना चाहते हैं और सभी को देश की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जब करना चाहिए, इसलिए हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से करना चाहते हैं। आप लोग ऐसा करोगे, इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। जिसके जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, सारे सवालों का जवाब देंगे। अभी हमारे बीच में पद्मा रानी जी, जो ऐश्वती पद्मा रानी जी हैं, वो आई हुई हैं, थोड़ा सा डिले हुआ है, तो ये भी अपना कुछ बात रखेंगी। उसके बाद आप जितने भी सवाल होंगे आपके सवालों का हम जवाब देके तब जाएंगे। और जैसे नेताओं के जैसे नहीं हैं हम लोग कि वो सवाल पूछने का अवसर नहीं आए, भाषण दिए और गाड़ी उठाए और चल दिए। आप कुछ कह नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग ये अभी कर रहे हैं। आने वाले समय में जब कैसे कार्यक्रम, ये सारी बातें बता के गाँव में चौपाल लगा के हम लोगों को जोड़ेंगे। साथियों आपने मेरी बात को ध्यान। जय संविधान, जय भारत, जय संविधान। साथियों आज की हमारी अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय महासचिव जी को हमने सुना और उन्होंने बहुजन मुक्ति पार्टी की विचारधारा को आपके बीच में रखा और आगे की प्लानिंग बताई, हम कैसे क्या कर सकते हैं और उसी रणनीति में आगे काम चलता रहेगा। इसी बीच आज हमारी बहन पद्मा रानी साक्या जी थोड़ा लेट हो गई, इसलिए आभार व्यक्त करने के लिए और थोड़ी सी अपनी बात रखने के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। मैं उनके बारे में थोड़ा परिचय दे दूं। बहन
पद्मा रानी साक्या जी पीएचडी कंप्लीट होने वाली है, भोपाल से पीएचडी कर रही हैं और इस समय राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ जो हमारी पार्टी को समर्थन करता है उसकी प्रदेश महासचिव हैं और वो भोपाल से चलकर हमारे बीच हमारी पार्टी को समर्थन देने के लिए आई हैं और पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत में उनका पार्टी के लिए समर्थन है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं वो आभार व्यक्त करें और अपनी 2 मिनट बात रखें। धन्यवाद सर। आज हमारे ग्वालियर ज़िले में ग्वालियर यूनिट ने जो जिला अधिवेशन रखा है बहुजन मुक्ति पार्टी का, उस यूनिट की तरफ से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे बीच जो प्रदीप पंडोरिया जी, इन्होंने और इनकी टीम ने जो आज का आयोजन किया और हमारे बीच जो पधार कर आए हमारे भी राष्ट्रीय महासचिव मनोज कुमार पासी जी, उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारे ग्वालियर में अगर हम पार्टी को बढ़ाने के लिए अगर कोई प्रयास किया तो ये अभी पहला प्रयास है, तो इसीलिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। साथियों, जैसे कि आज बहुजन मुक्ति पार्टी जो कार्य कर रही है और बहुजन मुक्ति पार्टी जो कार्य कर रही है वो 2012 से उनका रजिस्ट्रेशन और 13 से वो कार्य कर रही है, उस कार्य के बारे में मैं भी उस पार्टी में पहले अभी जुड़ी हूँ, अभी भी जुड़ी हूँ और पहले मैं अभी महिला विंग की राष्ट्रीय प्रदेश महासचिव थी, प्रदेश अध्यक्ष मुझे विंग का बनाया। तो कुछ कारणों की वजह से वो हम प्रदेश में ऐसा कार्य नहीं कर सके, क्योंकि ऐसा कुछ माना जाता कि कुछ अंडर किसी के नियंत्रण में रह के कार्य करना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि ये पार्टी हो या कोई संगठन हो, किसी के नियंत्रण में रह के कार्य करना, यानी उसी का परिणाम है आज कि आज 2012 से 13 के बीच में चुनाव 14 में लड़ती है और आज 2022 हमारे बीच आ गई और मध्य प्रदेश में बहुजन मुक्ति पार्टी का आज पहली बार शायद आपको इसका आभास हो रहा होगा। कुछ कारणों की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन अब जो होने वाला है 2023 और 24 की जो रणनीति है, इस रणनीति को देखते हुए जो प्लान हमने मध्य प्रदेश में किया है कि बहुजन मुक्ति पार्टी को किस तरह से हमें हाईलाइट करना है और समाज के सामने इसका घर घर तक प्रचार करना है और समाज के बीच इसको कैसे विस्तार किया जाए, इसके लिए हमने छोटे छोटे कार्यक्रम और हमने अपने राष्ट्रीय लोगों को बुलाने का एक मुहिम चलाई है। क्योंकि अगर हम लोग प्रोग्राम और प्रचार नहीं करेंगे तो किसी चीज़ का हम प्रसार नहीं कर सकते कि कैसे हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। प्रचार से ही हम जान सकते हैं। प्रचार अगर नहीं हुआ, 2012 से यानी 13 से प्रचार नहीं हुआ, उसका परिणाम है कि आज 3 चुनाव लड़ लिए मगर बहुजन मुक्ति पार्टी का कहीं नाम नहीं हुआ। भिंड, मुरैना, ग्वालियर से भी लोग खड़े हुए, विधानसभा लोकसभा में खड़े हुए, मध्य प्रदेश में 2014 में लोकसभा में खड़े हुए हमारे लोग और विधानसभा 2018 और 19 में भी चुनाव लड़े, लेकिन उनका नाम तक अभी पता नहीं होगा कि क्या हुआ। लेकिन आने वाले 2023 के और 24 के लिए हमें लोकसभा और विधानसभा के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी को किस तरह मजबूत करना है, तो मैं राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी की प्रदेश महासचिव होने के नाते मैंने बहुजन मुक्ति पार्टी को समर्थन देने का काम किया, क्योंकि राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ पार्टी का रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि वो कर्मचारी और मजदूरों के लिए लड़ने वाला संगठन है, उनकी समस्याओं को उठाने वाला संगठन है। जैसे बहुजन मुक्ति पार्टी रोड पे कार्य कर सकती है, आंदोलन कर सकती है, वैसे ही कर्मचारी संगठन मजदूरों के लिए भी रोड पे आंदोलन कर सकता है। उनकी समस्या, उनकी यानी समस्या के लिए लड़ने के लिए तैयार हो सकता है। आज हम लोग जो कार्य कर रहे हैं कि बहुजन मुक्ति पार्टी को हमें सारे हमारे जो विंग्स हैं, चाहे वो कोई भी विंग हो, विद्यार्थी विंग हो, पार्टी हो, मूल निवासी कर्मचारी संघ हो, हम सभी मिलकर अगर बहुजन मुक्ति पार्टी को मध्य प्रदेश में अगर 2023 के लिए अगर हाईलाइट करते हैं तो हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। हमने बोला पंडोरिया सर को कि हम लोग अगर आपका प्रयास सफल करेंगे
और 2023 के लिए हम ऐसी रणनीति बनाएंगे कि हमें 2023 में लोग बहुजन मुक्ति पार्टी के नाम से जानने लगे। बहुजन मुक्ति पार्टी बनाने का एक कारण है कि हमें, अगर लोग सवाल तो करते हैं कि पार्टियां बनाते रहते हैं लोग, पार्टी बनती रहती हैं, मगर बहुजन मुक्ति पार्टी जो हमने बनाई है और छोटी छोटी पार्टियां जो क्षेत्र वाइज जो पार्टियां होती है वो भी बनती है, लेकिन ये राष्ट्रीय लेवल पे 2014 में लोकसभा चुनाव 2004 9 सीटों पर लड़ चुकी है। पहला रिकॉर्ड 2014 का है। और हम चाहते हैं कि 2024 में भी वही आंकड़ा हम लाए के सामने करें कि 2024 में भी उससे ज़्यादा सीटों पे हम लोकसभा चुनाव लड़ा सकें, क्योंकि ये हमारा प्रयास, अगर हम लोग, आप लोग अगर छोटा छोटा अगर प्रयास करते हैं तो एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और वो घड़ा एक दिन भरता है। तो हम लोग अगर मध्य प्रदेश में ये आवाज़ और ये कार्यक्रम बड़े बड़े लगा के और मंच बढ़ा के प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आज जैसे समस्याएं बताई सर ने, मुझे आने में विलम्ब हुआ, लेकिन जो आज वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो समस्या है, रोजगार की समस्या हो, चाहे स्टूडेंट की समस्या हो, चाहे कॉलेज और स्कूल की समस्या हो, आपको पता है मध्य प्रदेश में कितनी वैकेंसी खाली है? नहीं पता। 2018 का जो आंकड़ा है 12,06,300 कुछ, लगभग 12,69,300 कुछ करीब लगभग का आंकड़ा है, जो मध्य प्रदेश में अभी शिक्षा विभाग से लेकर हर विभाग की नौकरियां खाली हैं। जो 20 साल में शिवराज की सरकार ने क्या किया? आपने कभी सवाल खड़ा किया? 12 लाख नौकरियां अगर उन्होंने 20 साल में भरा होता तो क्या आज ये 12,69,300 नौकरियां, मैं नहीं बोल रही हूँ, 2018 का सरकारी आंकड़ा आपको कॉपी दे दूंगी, मेरे पास कॉपी है उसकी। अगर ऐसा किया होता तो क्या हमारे मध्य प्रदेश में रोजगार की कमी होती? क्या लोगों में समस्या होती? लेकिन नहीं किया। मैं खुद 2012 की मध्य प्रदेश टॉपर हूँ, महिला और बाल विकास विभाग की, लेकिन नौकरी मुझे आज तक नहीं मिली। मध्य प्रदेश में टॉप करने वालों की नौकरी नहीं मिली। और 2012 में जो घोटाला हुआ व्यापम का, वो घोटाला में कितना बड़ा घोटाला हुआ, उसके पीछे किसको जेल में जाना चाहिए था, लेकिन निर्दोष लोगों को जो जेल में डाला गया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। घोटाला करने वाला बच जा रहा है कि उसने जो घोटाला किया, व्यापम घोटाला, 2012 में भी मैंने एग्जाम दिया, टॉप किया, वो भी व्यापम घोटाला हुआ। और इस व्यापम घोटाले के बाद 2008 में फिर से शिक्षक भर्ती हुई, फिर से यानी आईटी के तहत पेपर लिया गया, फिर भी घोटाला हुआ। किसी ने आवाज उठाई? कोई आवाज नहीं उठाता। तो क्या मरी हुई कौम है या बोलना नहीं चाहती है? अगर हम लोग खामोश रहते हैं तो हमारी खामोशी का फायदा वो 75 साल से उठा रहे हैं, और हम इसी तरह अगर आगे भी खामोश रहे तो आगे समय आने वाला जो बहुत भयंकर समय है, जो आने वाला है 2024 और 25 में आपके लिए, 2024-25 में आप लोग यहाँ बैठने लायक नहीं रहोगे अगर आज नहीं जागे तो। मध्य प्रदेश की शिक्षा नीति, मध्य प्रदेश की जो घोटाले, जो शिवराज सरकार है, उसके पास जवाब देने का हमारे लेटरों का कोई वो नहीं है कि जवाब दे सके। 50,000 करोड़ का 2014 से लेके 2000 तक का आंकड़ा SC/ST के लिए आता है। 50,000 करोड़ रुपया, 50,000 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट 50,000 करोड़ रुपया SC/ST के उत्थान के लिए सरकार को देती है,
और सरकार 2021 में उस 50,000 करोड़ रुपया को वापस कर देती है, ये कह के कि SC ST के लिए कोई योजना यानी उनके समस्या ही नहीं है, वो संपन्न है। SC ST की कोई योजना है उनके लिए लागू करने की जरूरत नहीं है, उनकी कोई समस्या ही नहीं है, उनको कोई ज़रूरत भी नहीं है, और वो सरकार 2021 में उस 50,000 करोड़ रुपए को वापस कर देती है। क्या आपको पता है? नहीं पता। कितने लोगों को पता है कि हमारे लिए, जैसे सर ने बोला कि योजनाएं तो बनती हैं मगर योजनाएं हमारे तक पहुंचती नहीं है। मगर हम लोग आज जागरूक हो गए इस क्षेत्र में, जो समाज का काम करते करते आज हमारे पास सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें एक एक खबर, चाहे विभाग की हो, सरकारी विभाग की हो, प्राइवेट सेक्टरों की हो, हमारे पास जानकारी होती है। और वो जानकारी हम आप तक देने की कोशिश करते हैं कि कम से कम आप जनता तक पहुँचे। क्या जनता को ये चीज़ पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है? 2020 में लॉकडाउन लगा दिया, किसी को पता था कि 2020 में लॉकडाउन लगने वाला है? 22 मार्च को लॉकडाउन लगने वाला है। अगर लॉकडाउन लग गया तो जो लोग भी बाहर जाके दूसरे राज्यों में फंसे हैं, वो कितने लोग बाहर फंसे थे आपको पता है कुछ आंकड़ा? किसी को? मध्य प्रदेश सरकार ने कितना आंकड़ा दिया? 7.5 लाख। 7.5 लाख अगर लोग बाहर काम कर रहे थे, आए थे, और पूरे भारत में 8 करोड़ का आंकड़ा, पूरे भारत का 8 करोड़ का आंकड़ा और मध्य प्रदेश का 7.5 लाख का आंकड़ा, तो मैं कहती हूँ कि कर्मचारी, जो हम लोगों को जानकारी है, तो कितने लोगों ने अपना, जो बाहर से आए उन लोगों ने, कितने लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़कर आए? किसी ने 5 साल नौकरी की होगी, किसी ने 2 साल नौकरी की होगी प्राइवेट कंपनी में। जो लोग बाहर जाते हैं वो कहीं ना कहीं तो रोजगार और कार्य करते हैं। जो 7.5 लाख लोग जो बाहर से यानी मध्य प्रदेश के अंदर आए, वो 7.5 लाख लोगों को कितना मुआवजा मिला कि आप लोग नौकरी छोड़कर आए हो, आपको पता है? और सरकार ने कितना पास किया कि जो लोग पलायन करके घर पर जा रहे हैं और जो राज्यों में दूसरे में नौकरी करने जाते हैं और वो अपने राज्य में वापस आ रहे हैं, वो कितना फंड उनको मिला? 65 करोड़ रुपया। क्या वो 65 करोड़ रुपया आपको मिला? आपका TADA वहाँ जो कटता है, कंपनी में काम करते हो कहीं भी 1 साल 2 साल, उसका PF आपको मिला? नहीं मिला, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है और आप किसी से जुड़ना भी नहीं चाहते हो। राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ इसी पे कार्य कर रहा है कि मजदूर हमारे कहाँ से कहाँ पलायन कर रहा है, और अगर हमारे पास ये जानकारी आ जाती है कि हमने यहाँ जाके गुजरात गए, हम लोग बम्बई गए, बेंगलुरु गए, कहाँ गए हम लोग, हमने 1 साल 2 साल नौकरी की और लॉकडाउन में हम जैसे के तैसे वापस आ गए और हमें कोई मुआवजा या कोई वेतन नहीं मिला और सारी कंपनी खा गई, तो उस कंपनी का पैसा दिलाने का काम हम कर रहे हैं। लॉकडाउन में सर ने बताया जैसे कि 5 लाख रखा, मध्य प्रदेश सरकार ने बोला जैसे ही आंकड़ा आता है तो सरकार बोलती कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम नहीं दे सकते, 2 लाख भी नहीं दे सकते, 5 लाख भी नहीं दे सकते। तो अब कितना आंकड़ा रखा? 50,000 का मध्य प्रदेश सरकार ने। लेकिन क्या लॉकडाउन में कोरोना से मरने वालों को 50,000 रुपये मिला? कभी आपने आंकड़ा निकालने की कोशिश की कि लॉकडाउन में मरने वाले, कोरोना से मरने वाले कितने लोग हैं? अगर हमारे पास उसकी जानकारी होती तो आपको शायद वो 50,000 मिलता, क्योंकि आपको किसी से जुड़े नहीं हो, आपको कोई जानकारी नहीं है। और जानकारी ना होने का कारण है कि आपके लिए जो छोटी मोटी योजनाएं बची रह जाती हैं और जो बचती हैं वो भी आपको नहीं मिल पाती। 5 लाख से लेके 50,000 पे सरकार, मध्य प्रदेश सरकार आ गई तो क्या मरने वालों को 50,000 रुपये मिला? नहीं मिला।
क्योंकि उनको पता ही नहीं। जिनको मिलना, जो हमारे पास आए, उनको हमने 50,000 रुपये दिलाया। कंपनी में काम करने वाले लोगों को तनख्वाह नहीं दी जाती। अभी आपको पता है 8 घंटे से 12 घंटे आपकी नौकरी कर दी, ड्यूटी कर दी। कभी आपने आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। आपको घर नौकरी से निकाल दिया जाता है, कंपनी से निकाल दिया जाता है। आप जाइए, हम दूसरे को रख लेंगे, क्योंकि आज का ज़माना, आज की जो भयंकर समस्या है बेरोजगारी की है, आप लोग जाओगे तो 2 लोग और खड़े हो जाएंगे। लेकिन आपने सोचा कि मैंने यहाँ 1 साल 2 साल नौकरी की है, तो क्या मुझे यहीं नौकरी करना चाहिए? अगर मैं यहाँ से छोड़ के जाता हूँ तो मैं कहाँ नौकरी ढूंढूंगा? मैं अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा? इसके लिए कभी आपने लड़ने की कोशिश की? क्या आपको संविधान मालूम है? क्या आपको बाबा साहब ने बनाए हुए 1942 का एक्ट पता है? मजदूर और कर्मचारियों के लिए बाबा साहब ने जो एक्ट बनाया है, और अभी जो एक्ट में बदलाव किया है 1948 के तहत आपको न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। तो न्यूनतम वेतन का मालूम है आपको कितना? न्यूनतम वेतन का मतलब पता है क्या है? कोई बताएगा न्यूनतम का मतलब क्या होता है? न्यूनतम वेतन का मतलब होता है कि कम से कम वेतन। तो कम से कम वेतन आप ले लेते हो 6,000 7,000, तो क्या काम करने वाला आपको ये बोलता है कि कम से कम काम करना? 8 घंटे 12 घंटे कर दिया तो क्या बोलता है 6 घंटे ही करके जाना, कम से कम वेतन लेना? ऐसा नहीं है। न्यूनतम वेतन 1948 के तहत आपको न्यूनतम वेतन दिया जाता है, और आप कहते हो कि हमें न्यूनतम वेतन तो मिल रहा है, हमें क्या जरूरत है, हमें न्यूनतम वेतन मिल रहा है। लेकिन बाबा साहब ने 1942 में क्या लिखा? समान वेतन समान अधिकार। आपको पता है? चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाला हो, चाहे वो सरकारी गवर्नमेंट नौकरी करने वाला हो, उसको समान वेतन समान अधिकार मिलना चाहिए। 1948 के तहत न्यूनतम वेतन अधिनियम आपको लागू कर दिया गया, और लॉकडाउन में आपके 29 कानून जो खत्म कर दिए गए, आप चुप बैठे रहे। आज बाबा साहब ने 1942 में ही लड़ाई लड़ी थी कि 12 घंटे से 8 घंटे करवा दिया, और आज फिर से ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि 8 घंटे से 12 घंटे करना पड़ा, क्योंकि वो भी तो ये चाहते हैं कि हमको जितना आप फ्री रहोगे उतना ही आप समाज से मिलोगे। तो आपको 8 घंटे से फिर से 12 घंटे मनुस्मृति लाने का कार्य कर दिया। लेकिन इस पे कभी आपने विचार किया? साथियों, अभी जैसे सर ने बोला कि नमाज का समय हो रहा है, बात तो काफ़ी है, आगे प्रोग्राम लगते रहेंगे, चलते रहेंगे, और हम आपके बीच आते रहेंगे। इसीलिए मैं अपनी विराम यहीं देना चाहती हूँ। जय मूल निवासी, जय भारत। धन्यवाद बहन जी। मानवर नौमानी सैयद साहब को जानते हैं कोई? मुस्लिम समाज में कोई जानता है ना मानवर नौमानी सैयद साहब को? बहुत बड़े धार्मिक नेता हैं इस देश के, और उनका बहुजन मुक्ति पार्टी को समर्थन है, पता है सभी लोगों को। कभी आने वाले समय में ग्वालियर आएंगे और वो भी अपने विचार रखेंगे। आज हमारे बीच में थोड़ा सा हमारे पुराने साथी शहर काजी के नाम से नायब काजी जी हमारे बीच में आए हुए हैं, तो 1 मिनट का उनसे भी समय लेंगे। वो भी अपने भाइयों के लिए 2 वक्तव्य कहें और पार्टी के लिए 2 वक्तव्य कहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आज इतवार का दिन था, और इतवार के दिन तकरीबन हर फैमिली की कुछ न कुछ मसरूफियत रहती है, क्योंकि एक दिन मिलता है उसको, और उसमें भी ये कीमती टाइम है। चूँकि नमाज का टाइम भी हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। असल बात ये है कि भारत मुक्ति मोर्चे से तकरीबन 2011 से मुजद्दिद लोग इसमें काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी ख़ास बात जी कि मौलाना सज्जाद नौमानी साहब जो पूरी दुनिया के लिए इस समय मुजद्दिद हैं, दिन को काम करते हैं, लोगों से बात करते हैं, इज्तिमाइयत की बात करते हैं, रात को अल्लाह के सामने खड़े होकर रोते भी हैं।
मेरा उनका सफ़र रहा नारल का, बम्बई का, उस समंदर के और आगे एक खानका है, हम लोग वहाँ तक गए तो मैंने देखा वो 3-3.5 घंटे जो है रात को खूब जारो कतार रोते रहे। और यही फिक्र थी उम्मत की फिक्र। लेकिन अगर हम हार गए हैं तो हार पे रोना क्या, बाजी हार गए, 2003 2000 सब निकल गया। जीतने का सबब ढूंढो, पुरानी हिस्ट्री को क्या बार बार बयान करना है, आगे का प्रोजेक्ट क्या है। अभी जैसे भाई साहब ने जो बताया कि हम पूरा वो टारगेट है, इतना सब कुछ कर सकते हैं तो कोई खास बात नहीं है। अभी हमने जो अभी टारगेट लगाया कि भी पूरा 3.5 लाख का जो है वोटर है ग्वालियर का, हम अपना महापौर बना सकते थे, लेकिन बिखरे हुए हैं। तो कोशिश इस बात की करनी है, हर आदमी इतना कर ले कि मुझे 5 लोगों से बात करनी है, और 5 लोगों को बड़े आसानी से आप समझा सकते हो। 50 लोगों को समझाना मुश्किल है, क्योंकि हर आदमी आज का पढ़ा लिखा भी अपने आप को होशियार समझता है, और हर आदमी चाहता है कि मैं इसका लीडर बन जाऊं, करूं कुछ नहीं। समझ रहे हो बात को? तो ये जुड़ा हुआ जो बना हुआ एक प्लेटफॉर्म है, और एक 2 दलित और मुसलमान। अब मैं चूंकि गुजारिश करूंगा जहां पे बैठे हुए लोगों से, ये भी हमें आपको ईमानदारी की गारंटी देनी पड़ेगी। हम ईमानदारी से जुड़ रहे हैं बिल्कुल। 2010 से बैठे हुए भाई साहब, हम वो लोग पहुंच रहे हैं 25 और आप लोग आ रहे हो 10। सारी बुराइयां मैंने ली, मेरे पास फोन आते थे, अरे भाई साहब आप ऐसा जो है आप समझ नहीं रहे। मैंने कहा आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो टारगेट जो बताया है इसके ऊपर वाकई ईमानदारी से हमने काम किया, तो हमारी हिस्सेदारी सब और सब में काम करना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है। ना तो कांग्रेस वाले चाहते हैं आपको बगल में बिठाना, ना बीजेपी चाहती है बगल में बिठाना, कोई नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहते मैंने मालूम है, तुम 10 हो, तुम 10 बांट लेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश, सब तन मन धन से समझो। मैं नहीं कह रहा आपके बुजुर्ग को जुड़ जाओ, आप पहले पूरी तरीके से समझ लो आप कि हाँ भाई आज ये जगह है काम करने की, तो काम करो, नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि अपने पास में सीधी बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर अपन किसी का साथ दें तो वफादारी के साथ दें, चाहे जान चली जाए। और हमारे बुजुर्गों ने दिया है, ये मुल्क को आज़ाद कराने में हमारे मुल्कों की कुर्बानी लगी हुई है। इसी मुल्क किसी के बाप का नहीं है। तो अपने को जो है तन मन धन से मिलके ना ही इसको समझ लो, सोच लो, और फिर उसके बाद में जुड़ो। और जुड़ो तो फिर ऐसे जुड़ो कि काम करके दिखाएंगे। और जैसा कभी टारगेट आया कि 2024-2025 में भारत मुक्ति मोर्चे के लोग आएंगे, टिकट तुम्हें मिल नहीं रहे कहीं से भी, यहाँ सब कुछ मिलेगा, मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। बस छोटी सी बात कह के बात करता हूँ, चूँकि नमाज का भी टाइम है, आप कुछ समझ लो। अस्सलाम वालेकुम।